हेलो दोस्तों, आपको सच्ची हॉरर स्टोरी सुनना पसंद है तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। चलिए शुरू करते हैं आज की स्टोरी। अनामिका यादव जो एक सामाजिक कार्यकर्ता है, उसकी शादी पटना में हुई थी। शादी के 2 साल में ही उसका तलाक हो गया था। अब वो अपने माता पिता के साथ पुणे में ही रहती है। अब वो एक संस्था के साथ जुड़ी हुई है जो घरेलू हिंसा के शिकार होने वाली महिलाओं की सहायता करती है। शादी टूटने से कोई भी महिला खुश नहीं रहती है, लेकिन शादी करके जुल्म सहने से अच्छा है कि हम अकेले ही रहे। आज मैं आपको एक भयानक रहस्य बताती हूँ कि जिस वजह से मेरा तलाक हुआ था। वैसे तो मेरे पति मेरा बहुत ही अच्छा ख्याल रखते हैं, लेकिन जब उनको गुस्सा आता है तो वो एक अजीब इंसान बन जाते हैं। उनकी आवाज़ भी भारी हो जाती है। लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि उनके गुस्से की वजह से उनके अंदर ऐसा बदलाव आ जाता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। उनके ऐसे भयानक रूप के पीछे की सच्चाई कुछ और ही थी। एक रात को मैं और मेरे पति सो रहे थे, वहीं पे अचानक मुझे महसूस हुआ कि मेरे पति लंबी लंबी सांसें ले रहे थे और नींद में ही बोल रहे थे कि मुझे माफ करो, अब बस करो, अब बस करो, मुझे अब छोड़ दो, जो भी हुआ है उसमें मेरा कुछ भी कसूर नहीं है। यह सब सुन के तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने तुरंत ही उनको जगा दिया और पूछा कि क्या बात है, आपसे कौन सी भूल हुई है, आप नींद में क्या बोल रहे थे। मेरे पति ने बात को टालने की कोशिश की और कुछ भी बोले बिना ही सो गए। मैंने फिर से वही सवाल किया। उस समय वो गुस्से में आके मुझे एक जोरदार चाटा लगा दिए। ये पहली बार हुआ था कि उन्होंने मुझ पर हाथ उठाया हो। उसी रात को मैंने तय कर दिया कि मैं यह रहस्य को जान के ही रहूंगी। दूसरे दिन मैंने अपनी सास से उनके बेटे की कसम दिलाकर सारी सच्चाई के बारे में जान लिया कि हमारी शादी से पहले मेरे पति की दूसरी लड़की के साथ सगाई हो चुकी थी और 3 महीने के अंदर वो सगाई टूट चुकी थी। सगाई टूटने कारण वो लड़की ने पंखे से लटकर आत्महत्या कर ली थी और वही लड़की अब प्रेत बनकर मेरे पति को परेशान कर रही है। इस बात के कारण कोई भी परिवार अपनी बेटी देने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे, इसीलिए उन्होंने ये बात हमसे छुपाई थी। उस रात मैं अपने पति से खूब लड़ाई की और मैंने तलाक लेने का फैसला कर लिया, क्योंकि इतनी बड़ी सच्चाई हमसे छुपाकर हमें धोखा दिया था। एक रात को करीबन रात के 2 बजे मुझे जगाकर बोले कि तुम इस कमरे से बाहर निकल जाओ। उस समय उनकी आंखें खून से लालचोर हो गई थी और मेरे सामने इस तरीके से देख रहे थे कि मैं कोई पराई व्यक्ति हूँ। मुझे पता था कि इस समय अगर मैं विरोध करूंगी तो वो मेरे साथ मारपीट करेंगे, इसीलिए मैं चुपचाप वहां से बाहर निकलकर ड्राइंग रूम में आ गई। लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसीलिए मैं यह सोच रही थी कि मेरी आगे की जिंदगी कैसे बीतेगी। उसी समय बेडरूम से किसी के बात करने आवाज आने लगी। मेरा हृदय डर के मारे कांपने लगा, क्योंकि कमरे में मेरे पति के अलावा वहां पे कोई नहीं था। मैं तुरंत कमरे से झांक कर देखा तो मेरे तो होश ही उड़ गए। हमारे कमरे में पंखे पर लाश लटक रही थी और मेरे पति लाश के नीचे बैठ के जोर जोर से रो रहे थे और पास में खड़े हुए एक परछाई से बात कर रहे थे। ये सब देखने के बाद मुझे तो चक्कर आने लगे। मैंने तुरंत ही मेरे सास और ससुर जी को उठाया और बेडरूम का दरवाजा खोलने के लिए कहा। थोड़े ही देर में मेरे पति बेडरूम में से बाहर आ गए और अपनी सारी बातों से फिर गए और उस समय कमरे में कोई नहीं था। मैं दूसरे ही दिन अपने माता पिता के वहां चली गई और सारी सच्चाई बात दी। मेरे पिता मुझे एक साधु के वहां ले गए। मैंने उनको भी सारी बातें बता दी। तब उन्होंने जो कहा वो एक चौंकाने वाला रहस्य था। उन्होंने मेरे पति की कुंडली देखकर बोला कि जिस लड़की के साथ तुम्हारे पति की सगाई टूट गई वो तुम्हारे पति और घर वालों के त्रास के कारण मर गई थी और तभी से वो लड़की एक प्रेत बनकर उन सब से बदला ले रही है। तभी से उस लड़की की प्रेत आत्मा ने तुम्हारे पति के शरीर, मन और दिमाग पे कब्जा कर रखा है और वो कभी भी अपना बदला लेने के लिए कभी भी हमला कर सकती है। दूसरे ही दिन मैंने तलाक लेने के लिए कागजात तैयार कर लिए। तलाक लेने के बाद मैं उस भयानक वातावरण से बाहर आ गई। मेरी खुशनसीबी है कि मैं जिंदा और सही सलामत हूँ, क्योंकि मुझे लगता था कि मेरे पति और उनकी पहले की मंगेतर मेरी जान भी ले सकते थे। दूसरी कहानी। पिशाच के साथ मजाक करना पड़ा भारी। आज मैं वह सत्य घटना कहने जा रहा हूँ जो दिनेश के पिता बावन भाई के साथ घटी थी। बावन भाई बिजली विभाग में कर्मचारी थे और बावन भाई भूतिया जगहों को चुन चुन कर वहां घूमने जाते और पारलौकिक शक्तियों को ललकारते। दिनेश के पिता तांत्रिकों और अघोरियों की मस्ती भी किया करते। बावन भाई की सारी मस्ती उस दिन निकल गई जब उनका पाला एक खून चूसने वाले सन की पिशाच से पड़ा।
हुआ ऐसा कि दिवाली के अगले दिन पड़ने वाली काली चौदशी के दिन बावन भाई नौकरी पर जा रहे थे। उन्होंने देखा कि चौराहे पर किसी ने पानी से गोल घेरा बनाकर उसमें नींबू, मावे के पेड़े और लाल कपड़ा रखा हुआ है। बावन भाई ने सारा कुछ उठा लिया और ऑफिस पर जाकर वह सामग्री टेबल पर रख दी और नाश्ता मंगाकर वह नजर उतारे वाला नींबू तथा पेड़े नाश्ते में खा गए और लाल कपड़े से मुंह साफ करके उसे गटर में फेंक दिया। बावन भाई को समझ नहीं थी कि वह किस मुसीबत में फंस चुके हैं। वह चौक पर पड़ा उतारा एक पिशाच उतारा था और उसे एक अघोरी ने चौक में आजाद किया था। अब वह प्रेत नींबू और पेड़े के माध्यम से बावन भाई को चपेट में लेने वाला था। जैसे जैसे दिन चढ़ने लगा बावन भाई का सिर भारी होने लगा और दोपहर के 12 बजते ही उन्हें खून की उल्टी हुई। सारे ऑफिस कर्मी यह देखकर भौंचके रह गए और तुरंत बावन भाई को अस्पताल ले जाना पड़ा। डॉक्टर ने उन्हें ग्लूकोज तो लगा दिया, पर पिशाच नाम की बीमारी को भला डॉक्टर कैसे भगाए। रात 12 बजे से पिशाच ने तांडव शुरू किया। बावन भाई के पेट को कभी फुला देता तो कभी अंदर कर देता, कभी उनके सामने आकर नाचता तो कभी उन्हें काटने लगता, कभी उसका गला पकड़ता तो कभी उनके कपड़े फाड़ देता। बावन भाई को तुरंत अस्पताल से घर ले जाना पड़ा, जहां उन्हें बांधकर रखना पड़ता था। मेरे दोस्त के पिता की ऐसी हालत देखकर बहुत दुख होता था। उनकी ऐसी दशा 3 महीने तक रही। इन 3 महीनों में वह एक कैंसर पीड़ित रोगी जीतने कमजोर हो गए और उन्होंने सबसे बात करना तक छोड़ दिया था। उनके घर वालों ने बावन भाई को ठीक करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। दवा, दुआ, डांट फटकार, प्यार सब आजमाया, पर बावन भाई दिन पर दिन बेकाबू और बीमार ही बनते गए। अंत में डॉक्टर ने भी हाथ खड़े कर दिए और कहा कि इनकी बीमारी हमारी समझ से बाहर है। तभी चमत्कार हुआ और एक अघोरी साधु बावन भाई के घर आया। उसने सिर्फ इतना कहा कि आपके घर में जिसे रहस्यमय तकलीफ है उसे मेरे सामने ले आइए, मैं उसकी तकलीफ ले जाने आया हूँ। मेरे दोस्त दिनेश की मां ने तुरंत अपने पति बावन भाई को वहां खड़ा कर दिया। उस साधु अघोरी ने फिर कहा कि जाकर कुछ पेड़े, मिठाई और एक नींबू लाल कपड़े में ले आओ। आंटी ने तुरंत सारी सामग्री ला दी और उस अघोरी साधु ने वह सब बावन भाई को जूठा करने को कहा। फिर अघोरी वह जूठा पेड़ा और नींबू वहीं खुद खा गया और लाल कपड़े को अपने गले में बांध लिया। फिर एक पानी लोटा उसने बावन भाई के सिर पे घुमाकर वह पानी खुद पी गया और वहां से चला गया। अघोरी साधु के जाने के बाद 3 दिन में बावन भाई जैसे थे वैसे बन गए। और अजीब बात यह है कि बावन भाई को यह तक याद नहीं है कि खुद की हालत क्या हुई थी। और आज भी वह भूत प्रेत, चुड़ैल, पिशाच में नहीं मानते हैं और मन मर्जी से पारलौकिक शक्तियों को ललकारते रहते हैं और मजे से जिंदगी बिता रहे हैं। तीसरी कहानी, लड़की की भटकती आत्मा। यह घटना पोरबंदर की है। यह सत्य घटना सोनल नाम की एक लड़की की है। सोनल एक मध्यम वर्गीय परिवार में जन्मी और पली बड़ी। अपने स्कूल के दिनों में सोनल काफी होशियार छात्रा रही। घर में माता पिता की हर बात मानना और घर परिवार के काम काज में हाथ बटाना सोनल का स्वभाव था। जब सोनल 12वीं कक्षा में थी तब एक दिन अपनी सहेली के साथ पोरबंदर के समंदर किनारे घूमने गई। समंदर किनारे दोनों सहेलियां पानी में पैर भिगोने और बातें करने में मस्त थीं। तभी अचानक समंदर की ओर से तेज हवा का झोंका सोनल की ओर आया और पलक झपकते ही वह हवा का झोंका जैसे उसके शरीर से आर पार होकर गुजर गया। इस घटना से सोनल बुरी तरह डर गई, क्योंकि सोनल को उस हवा के झोंके के साथ हूबहू अपने जैसी दिखने वाली लड़की भी दिखी थी, जो सोनल के शरीर के साथ टकराकर सोनल के शरीर से आर पार निकल गई थी। उस वाकये के बाद सोनल की जिंदगी ही बदल गई। खाते पीते, सोते जागते, दिन रात, सुबह शाम सोनल को वह लड़की नजर आने लगी। अपने जैसी दिखने वाली लड़की को देखकर सोनल खूब घबरा जाती, रोने लगती और कई बार डर के मारे बीमार भी पड़ जाती। परिवार ने सोनल की तकलीफ दूर करने के लिए लाख जतन किए, पूजा पाठ, हवन, दान धर्म और अन्य कई सारे इलाज किए, पर कोई मरहम सोनल के काम ना आ सका। हद तो तब हो गई जब सोनल अपने कॉलेज की पढ़ाई कर रही थी। शहर के कॉलेज के प्रोफेसर ऐसे कमेंट पास करने लगे थे कि यह तो उसकी हूबहू कॉपी है, और सोनल को देखकर ऐसे अचंभित होने लगते कि जैसे पुराना पाप सामने आने पर कोई पापी अचंभित हो जाता हो। ऐसा कहा जाता है कि आज से 35-40 साल पहले उसी कॉलेज में एक लड़की पढ़ती थी और वह अचानक गायब हो गई थी।
माना जाता है कि कॉलेज प्रशासन से जुड़े कुछ लोगों ने उस लड़की को अगवा करके उसका बलात्कार करके उसे मार दिया था और उसके शरीर के कुछ टुकड़े कॉलेज की जमीन में दफना दिए थे और कुछ समंदर किनारे फेंक दिए थे। उसी लड़की की आत्मा सोनल को दिखती रहती है और अपने लिए इंसाफ चाहती है। सोनल आज भी अपने जीवन में कभी कभी उस लड़की की परछाई देखने का अनुभव करती हैं। पर अब सोनल ने अपने डर का सामना करना सीख लिया है और इस बात को समझ लिया है कि अगर हकीकत में ऐसी कोई दुखदाई घटना उस लड़की के साथ हुई होगी तो समय आने पर उस राज से पर्दा उठेगा और दोषियों को सजा मिलेगी। चौथी कहानी। रूम नंबर 13 की कहानी। मैं आपको अपने मित्र नीलेश की बहन नीलिमा और उसकी साली नीतू की आप बीती आप लोगों को बताना चाहती हूँ। कुछ दिनों पहले नीलेश ने मुझे बताया था कि उसकी बहन की मौत हो गई है। ये सुनकर मैं बहुत दुखी हो गई और मैंने उसकी मौत का कारण पूछा तो उसने पूरी घटना मुझे सुनाई। कुछ दिनों पहले नीलेश उसकी बहन नीलिमा और साली नीतू के साथ कहीं घूमने गए थे। नीलेश की बहन और नीतू दोनों बहुत अच्छी दोस्त थी। लौटते वक्त काफी रात हो गई थी। रास्ते में उसकी बहन की तबीयत खराब हो गई थी, उसे काफी ठंड लग रही थी। हमारा घर अभी भी 100 किलोमीटर दूर था और रास्ते में कोई भी रुकने की जगह नहीं मिल रही थी। थोड़ी देर के बाद हमें एक होटल दिखाई दी तो नीतू ने होटल में रुककर उसकी बहन को आराम देने को कहा। उस होटल के काउंटर पर हमने जब रूम के लिए पूछा तो उसने बताया कि सभी रूम फुल थे क्योंकि उस रास्ते पर केवल वही एक ढंग की होटल थी। लेकिन तभी होटल के मैनेजर ने बताया कि एक रूम खाली था, रूम नंबर 13। हमने उस समय अंधविश्वासी वाली बातों को ना सोचकर रूम ले लिया। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि रूम नंबर 13 को अशुभ माना जाता है और कई होटलों में इस नंबर का कोई रूम नहीं होता है। लेकिन ये होटल कई साल पुराना था। जैसे ही वो तीनों उस रूम में गए तो उन्हें नेगेटिव एनर्जी महसूस हुई। उस रूम की कंडीशन तो ठीक थी लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे बरसों से यहाँ कोई रहने नहीं आया हो। उन्होंने कुछ ज्यादा नहीं सोचा। अब वो अपनी बहन नीलिमा के लिए काउंटर से पेनकिलर लेने को गया। काउंटर से टैबलेट लेकर जैसे ही रूम में आया तो देखा कि उसकी बहन बालकनी में खड़ी बातें कर रही थी। नीलेश में सोचा नीतू और उसकी बहन दोनों बालकनी में बातें कर रही है। लेकिन जैसे ही उसके पास गया तो उसकी बहन के अलावा कोई नहीं था। उसने उसकी बहन से पूछा कि तुम किससे बातें कर रही थी, तो उसने सिर्फ सर हिलाकर मना कर दिया। तभी नीतू वॉशरूम से आई। नीलेश घबरा गया कि अगर नीतू वॉशरूम में थी तो नीलिमा किससे बात कर रही थी। नीलेश ने नीलिमा को टैबलेट दी और सो जाने को कहा। अब नीतू और नीलिमा दोनों बेड पर सो गए और नीलेश सोफे पर सो गया। सुबह जब क्लीनर कमरे की सफाई के लिए आया तो दरवाजा खुला था और वो जब अंदर आया तो देखा कि कमरे में खून था और नीलिमा मर चुकी थी। क्लीनर जोर से चिल्लाया तो मेरी नींद खुल गई और देखा कि नीलिमा की मौत हो चुकी थी और नीतू बेहोश हो गई थी। नीलेश जोर जोर से रोने लगा और मैनेजर को बुलाया। मैनेजर ने तुरंत एम्बुलेंस को बुलाया और दोनों को हॉस्पिटल ले गए। नीलिमा तो मर चुकी थी लेकिन नीतू को थोड़ी देर में होश आ गया। जैसे ही नीतू को होश आया तो उसके पीछे उसकी बहन की आत्मा थी जो उससे बोल रही थी तूने मुझे मार दिया। यह कहकर वो गायब हो गई। नीलिमा काफी बुरी तरह डर गई। अब नीलेश में नीतू से सारी घटना पूछी तो उसने बताया कि रात को जब मैं पानी पीने उठी रात तो देखा नीतू फिर से बालकनी में बैठी थी और कुछ बड़बड़ा रही थी और मैं जैसे उसके पास गई और उससे पूछा कि वो यहाँ क्या कर रही है तो उसने मुझे जोर से धक्का दिया और मेरा सर दीवार से टकरा गया और मैं बेहोश हो गई और इसके अलावा मुझे कुछ याद नहीं है। जैसे ही नीतू हॉस्पिटल से छुटी तो वो नीलेश के साथ उस होटल में गई और उसने काउंटर पर मैनेजर से बात करने को कहा तो उसने बताया कि आपकी घटना के दूसरे दिन मैनेजर की मौत हो गई थी। वो दोनों शॉक हो गए। उन्होंने क्लीनर से माजरा समझने की कोशिश की तो उसने बताया कि आप जिस रूम में रुके थे वो प्रेत बाधित था और रात में वहाँ कोई नहीं रुकता है। लेकिन मैनेजर ने पैसों के चक्कर में रूम आपको दे दिया। इस रूम में पहले भी 2 मौतें हो चुकी है। अब सारी बात नीलेश को समझ में आई। इस घटना के बाद नीलेश काफी सदमे में चला गया और कभी किसी होटल में नहीं रुका। 5वीं कहानी। रात की सवारी। रात के 2 बज रहे थे। जोरों की बारिश हो रही थी। घना अंधेरा था। बादल रह रहकर गरज रहे थे। थोड़ी थोड़ी देर पर बिजली चमकती तो आसपास की चीजें दिखाई पड़ती थी। अन्यथा हाथ को हाथ दिखना भी मुश्किल लग रहा था। झारखंड के घाटशिला स्टेशन के बाहर रामदीन अपना ऑटो लगाए सवारी का इंतजार कर रहा था। इस मौसम में सवारी मिलने की उम्मीद कम थी, फिर भी हो सकता था कुछ देर बाद आने वाली ट्रेन से कोई सवारी आ जाए। करीब 1 घंटे बाद ट्रेन आई।
थोड़ी देर बाद बिजली चमकने पर एक 18-19 वर्ष की मॉडर्न सी लड़की कंधे पर एक बैग लटकाए बाहर निकलती दिखी। वह सीधे उसके ऑटो के पास पहुंची और मुसाबनी चलने को कहा। रामदीन ने कहा कि रात का वक्त है, इसलिए वहां चलने पर 500 रुपये लूंगा, नहीं तो 2-4 घंटे इंतजार कर लीजिए, सुबह 100 रुपये में ले चलूंगा। लड़की बोली अभी 200 रुपये रखो, बाकी वहां पहुंच कर दूंगी, और ऑटो पर बैठ गई। रामदीन ने ऑटो बढ़ा दिया। करीब आधा घंटे बाद वह गंतव्य तक पहुंचा। एक मकान के बाहर लड़की ने गाड़ी रुकवाई और घर से पैसे लेने की बात कहकर अंदर चली गई। काफी देर तक वह नहीं लौटी तो रामदीन अकेले बैठे बैठे परेशान हो गया। उसने घर का दरवाजा खटखटाया। काफी देर बाद एक बूढ़े ने आंखें मलते हुए दरवाजा खोला। उसने पूछा, कौन हो तुम और इतनी रात को किस लिए आए हो? रामदीन बोला, जो मैं साहब थोड़ी देर पहले आए हैं, उन्होंने मेरा पूरा भाड़ा नहीं दिया है। बूढ़े ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। बोला, यहाँ तो कोई मैं साहब नहीं रहती, मैं अकेला रहता हूँ। रामदीन की नज़र एक फोटो पर पड़ी। उसने कहा, यही मेम साहब तो आई थी, उन्हें स्टेशन से लेकर आया हूँ। बूढ़े ने उसे आश्चर्य से देखा, फिर बोला, इस लड़की को मरे 8 साल हो गए। देखो फोटो पर माला डाला हुआ है, ये मेरी पोती थी, ये कैसे आ सकती है? रामदीन के होश उड़ गए। वह चुपचाप अपने ऑटो के पास पहुंचा। उसने देखा कि सीट पर 100-100 के 3 नोट रखे थे। उसने नोट जेब में रखा और वहां से बेतहाशा भागा। उस दिन से उसने रात में ऑटो चलाना छोड़ दिया। दोस्तों, आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, कमेंट और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।